आज की कहानी कत्ल के ऐसे एक तफ्तीश की कहानी है जिसको सुनने के बाद जो पुलिस, जो प्रशासन, जो कानून को लेकर के आम जो धारणा रहती है लोगों के बीच में, वह चेंज हो जाएगा। नमस्कार, मैं हरेंद्र और आज आप इस क्राइम स्टोरीज में ऐसे ही एक दिलचस्प कहानी सुन रहे हैं जो कोलकाता में एक टॉलीगंज इलाका है और उसी टॉलीगंज में जो थाना लगता है, टॉलीगंज थाना, उसी थाने में, उसी इलाके में एक घटना होता है। दरअसल यह घटना 30 जनवरी 1954 की है। आज से लगभग 70 साल पहले की यह कहानी है और उस समय का यह एक बहुत ही चर्चित केस था। 30 जनवरी 1954 को जो सफाई कर्मचारी रहते हैं कोलकाता के, और वे लोग सुबह सुबह सफाई का कार्य करते रहते हैं। अभी शहर जो है पूरी तरह से जागा भी नहीं था और उसी सफाई करने के दौरान एक जो है सफाई कर्मचारी रहता है, उसको एक टॉयलेट के पास जब वो सफाई करते रहता है तो कागज़, जो पेपर, न्यूज़पेपर आता है, उससे लपटा हुआ 3-4 बंडल वहाँ पर दिखाई देता है। वह जो है वह एक बंडल खोलता है और जब खोलने के बाद जब वह देखता है तो चीखता है, चिल्लाता है। आसपास में और भी जो सफाई कर्मचारी जो इलाके की सफाई कर रहे थे भागे दौड़े वहाँ पर पहुँचते हैं और देखते हैं कि उस जो पैकेट जो बंडल था उसमें एक आदमी का कटा हुआ लाश का टुकड़ा है। तुरंत जो है पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता। पुलिस जब पहुँचती है तो वहाँ पर लगभग 4 ऐसे बंडल मिलते हैं। चारों जो है प्लास्टिक, अंदर में प्लास्टिक से पैक किया होता है, उसके ऊपर जो है पेपर से पैक करने के बाद ऊपर जो है नारियल की जो रस्सी होती है उससे बांध दिया गया था। इस तरह से 4 पैकेट रहते हैं। चारों पैकेट खोलने के बाद पुलिस देखती है कि वह जो है किसी व्यक्ति का, किसी शख्स का जो है शव का टुकड़ा है। पुलिस वो सारा चीज़ हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल लेकर के आ जाती है और सुबह से अभी दोपहर ही हो रहा था तभी पुलिस को फिर इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जिस जगह पर टॉलीगंज इलाका में, जिस इलाके में यह जो 4 बंडल मिले थे, उससे कुछ दूरी पर और भी 2-3 बंडल पुलिस को मिलने की सूचना मिलती है। पुलिस तुरंत फ़ौरन वहाँ पहुँचती है। उस पेपर को भी जो है, उस बंडल को भी पुलिस खोलती है और खोलने के बाद जो है देखती है कि लाश के टुकड़े हैं। उसको भी तुरंत जो है पोस्टमार्टम के लिए सारा बॉडी भेज देती है हॉस्पिटल और इसके बाद पुलिस इस केस का इन्वेस्टिगेशन करती है। फिलहाल पुलिस के पास इतना ही क्लू था कि जिस पेपर में जिस तरह का बंडल बनाया गया था उसमें जो पेपर यूज किया गया था वह कोलकाता का ही न्यूज़पेपर था और वह जो है 1 साल पुराना न्यूज़पेपर था। यानी ऐसा शख्स जो न्यूज़पेपर डेली पढ़ता है और उसे पेपर भी जमा करने का शौक़ है। और 1954 की बात है, उस समय ना ही कोई उतना सीसीटीवी कैमराज और ना ही इतना फॉरेंसिक साइंस और ना ही बाकी तमाम इन्वेस्टिगेशन की चीज़ें जो आज डेवलप हो चुकी है वो उस समय थी। पुलिस के लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग केस था। जैसा कि पहले ही बताया, 1954 का केस था। ना ही सीसीटीवी कैमराज, ना ही उस तरह का जो है इन्वेस्टिगेशन का जो है तकनीकी सुविधा मौजूद था, लेकिन फिर भी पुलिस जो है इस केस को एक चैलेंज के रूप में लेती है। जब यह केस कोलकाता में हाईलाइट हुआ तो उस समय यह बहुत ही कोलकाता का चर्चित केस हुआ था और उस समय इसको जो है बेला रानी मर्डर केस के नाम से कोलकाता में उस टॉलीगंज इलाके में काफ़ी विख्यात हुआ था। पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन में लगी रहती है और तभी पुलिस को और एक स्थान पर जो है एक दिन के बाद इस तरह के बंडल मिलने की सूचना मिलती है। पुलिस आनन फानन में वहाँ पहुँचती है। उस बंडल को भी पुलिस जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस इधर लोगों से पूछता, जहाँ जहाँ पर उस पेपर के जो बंडल मिले रहते हैं, उस जो प्लास्टिक में पैक और ऊपर से जो पेपर में, उसके बाद फिर नारियल के रस्सी से लगभग 8-9 बंडल में किसी शख्स का शव का टुकड़ा किया हुआ था। किसी में उंगली, किसी में हाथ केहूनी तक, किसी में जांग। तो पुलिस जो पोस्टमार्टम के लिए भेजी रहती है, उससे पोस्टमार्टम में इतना ही डॉक्टर की जो टीम रहती है 8 घंटे मशक्क़त के बाद सारे जो शरीर के एक पार्ट्स को जोड़ने के बाद यह कंफर्म कर पाती है कि जो है यह जो भी मरने वाला जो शख्स है जिसका कत्ल किया गया है वह एक महिला का शव था और उसके टुकड़े टुकड़े किए गए। इसके अलावा पुलिस को कोई भी इंफॉर्मेशन डॉक्टरों की तरफ से और कुछ नहीं मिल पाती है। अब पुलिस इस केस में लगी रहती है, लेकिन पुलिस को कुछ खास मतलब आगे नहीं बढ़ पाती है, क्योंकि ना ही कोई चश्मदीद था, ना ही कोई ऐसा कोई शख्स जो वह बंडल फेंकते हुए किसी को देखा था, और ना ही उस समय इतनी तकनीक डेवलप थी और कि कुछ इस तरह का सुराग या फिर उस
उस तरह का पुलिस को मदद मिल सके। डॉक्टर भी इतने ही सी बता पाए कि वह एक किसी महिला का था और जो है 100 का जो एक ही व्यक्ति के बॉडी का वह टुकड़ा है। अब पुलिस जो है अपना इन्वेस्टिगेशन करते रही। तभी जो है उस समय एक सोमेन नाथ घोष जो थे वह कोलकाता जासूसी डिपार्टमेंट के हेड थे और काफ़ी तेज़ तरार वह एक जासूस थे। तभी जो है प्रशासन, जो सरकार, यह केस जो है उस सोमेंद्र नाथ घोष जो कोलकाता के जासूसी डिपार्टमेंट में काम करते थे, एक तेज़ तरार जासूस थे, उनको हैंडओवर कर दिया गया। अब सोमनाथ घोष जो है इस केस में लग जाते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा पुलिस के पास चैलेंज जो था यह था कि कातिल और कत्ल करने का तरीका और मकसद तो छोड़िए, यहाँ जो मकतूल, जो मरने वाला था, जिसका कत्ल किया गया था, उसका ही शिनाख्त करना पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज खड़ा था। पुलिस प्रयास करती है, जो कोलकाता जासूसी डिपार्टमेंट के सोमेन नाथ घोष रहते हैं वे भी अपने पूरी प्रयास में लगे रहते हैं और इसी सारे जो है खोजबीन में, तफ्तीश में लगे रहते। तभी एक रात जो है वह कहीं से आ रहे थे तो उनके तबीयत उनका ठीक नहीं लग रहा था, सर दर्द और बाकी खांसी वगैरह, उनको सर्दी खांसी जुकाम हो गया था। तभी वे एक रास्ते पे अपना जो सरकारी गाड़ी में थे वो रुकवाते हैं, मेडिकल दुकान में जाते हैं। रात लगभग हो गई थी। जब वो मेडिकल दुकान में दवा लेने के लिए जाते हैं तो एक नॉर्मल दवा जो कफ सिरप की डिमांड करते हैं, लेकिन वह शख्स बताता है कि जो मेडिकल दुकान में जो आदमी रहता है कि हम लोगों के पास जो है कफ सिरप है नहीं। जो घोष रहते हैं जासूसी डिपार्टमेंट के सोमेन नाथ घोष, वह काफ़ी उस समय गुस्सा होते हैं क्योंकि रात की बहुत सारी दुकानें बंद हो गई थी और एक नॉर्मल कफ सिरप किसी भी मेडिकल दुकान में मिल जाना चाहिए। लेकिन जब वहाँ नहीं मिला तो वह यही उस शख्स को बोलते हैं, यार कि अगर तुमको दुकानदारी करना है, मेडिकल चलाना है तो ठीक से चलाओ, तुम नॉर्मल कफ का सिरप भी दुकान में नहीं रखे हो। अगर इतने रात को कोई और कस्टमर, कोई पेशेंट आएगा, अगर उसको इस तरह की दवाई, नॉर्मल जो दवाई पैरासीटामॉल और कफ की सिरप ही तुम्हारे दुकान में नहीं मिलेगी मेडिकल में, तो फिर फ़ायदा क्या इस तरह का दुकान का। तो वह शख्स बताता है कि सर दरअसल हमारे जो मालिक है वह 1 महीने से इस दुकान में दर्शन नहीं दिए हैं और वही मालिक है, जब वही सामान ला करके नहीं दे रहा है बिक्री के लिए तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं। जब यह बात सोमनाथ घोष सुनते हैं तो उनके दिमाग में यह बात घुस जाता है और वहाँ से वह निकल जाते हैं क्योंकि दवा तो मिला नहीं था। लेकिन जब वो घर पहुँचते तब तक उनको यह ध्यान में आता है कि 1 महीने से यह केस भी चल रहा है और 30 जनवरी को यह वाक़या हुआ था और लगभग 26-27 दिन हो गया था। तो उनके दिमाग में यही घूम रहा था। वो अचानक फिर ड्राइवर को बोलते हैं कि उसी मेडिकल स्टोर में गाड़ी को ले चलो और जब वहाँ पर वह पहुँचते हैं तो उस दुकानदार, जो लड़का उस स्टाफ रहता है उस मेडिकल स्टोर में, उस स्टाफ से उसके मालिक का जो है डिटेल्स लेते हैं कि तुम्हारा मालिक कहाँ है 1 महीने से। फिर डिटेल्स लेने के बाद फिर जो है उसके मालिक के घर पहुँचते और जब मालिक के घर पहुँचते तो देखते हैं ताला लगा हुआ है। आस पड़ोस के लोग उस रात में 1-2 जान बाहर में वॉकिंग कर रहे थे, टहल रहे थे खाना खाने के बाद। उन्हीं लोगों से जानकारी प्राप्त करते तो पता चलता है कि दरअसल 1 महीना पहले जो है वह दुकानदार की पत्नी यह बोल करके गया कि उसके पत्नी का जो है डिलीवरी होने वाला है और उसके बाद से फिर यहाँ पर वह दिख ही नहीं रहा है तब से। अब सोमनाथ घोष जो है उस शख्स के पीछे लग जाते हैं, पूरा इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तभी पता चलता है कि उस शख्स का नाम जो है वीरेंद्र दत्ता रहता है और पुलिस जो है उसको 30 जनवरी जिस दिन से जो पैकेट लाश के टुकड़ों का जो पैकेट बॉक्स मिलने लगा उसी दिन से वह गायब है और वीरेंद्र दत्ता नाम है उसका। और उसके बीवी के बारे में भी लोगों से पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि वह गर्भवती थी और हॉस्पिटल में एडमिट कराने का बोल करके वीरेंद्र दत्ता गया और उसके बाद से दिख नहीं रहा। पुलिस उस वीरेंद्र दत्ता को खोज लेती है और खोजने के बाद जब उससे पूछताछ करती है कि तुम इतने दिन से गायब थे, तुम्हारी पत्नी कहाँ है, सारा जब जानकारी प्राप्त करती है तो जो वीरेंद्र दत्ता का जो जवाब रहता है 1 महीना से जो गायब रहता है और अपनी पत्नी के बारे में जो जानकारी पुलिस को बताता है, तो उसकी आवाज़, उसकी लड़खड़ाहट से जो सोमेन नाथ घोष रहते हैं, वो जासूसी डिपार्टमेंट में काफ़ी दिनों का उसको तजुर्बा रहता है, तो उसके जवाब और उसका जो बोलने का जो तरीका रहता है वह जो है उसी से उनको शक हो जाता है वीरेंद्र दत्ता पर। और फिर जो है उससे कड़ाई से पूछताछ करते हैं तो वो बताता है कि उनकी पत्नी का नाम जो है कमला है, उसको एक बेटा हुआ है। लेकिन पुलिस जब है उस हॉस्पिटल में पहुंचती है इसके बयान को चेक करने के लिए तो पता चलता है कि जो है उसकी पत्नी को कोई बेटा हुआ नहीं है और होने के साथ ही वो बच्चा जो है डेड हो गया क्योंकि वो पेट में ही मर चुका था। तो फिर पुलिस को यह मन में डाउट होता है कि आखिर जो है
वीरेंद्र दत्ता पुलिस से झूठ क्यों बोल रहा है कि उसकी बीवी को जो है बेटा हुआ है, और बेटा होगा भी तो तुरंत इतना बड़ा कैसे हो जाएगा। तब फिर जब पुलिस और भी कड़ाई से अपना पुलिसिया तरीका से पूछती है तो वीरेंद्र दत्ता टूट जाता है और फिर वह कहानी पुलिस को बताता है। दरअसल वह बताता है कि उसने जो कमला से शादी किया था, पहली शादी उसकी थी और उसी से किया था, और वह उसके रिलेशन में कुछ लगती थी, इसलिए उसके जितने भी रिलेशन के लोग थे वह उस शादी को मानते नहीं थे। लेकिन जो वीरेंद्र दत्ता था उसी कमला से शादी किया था और बाकायदा उसको जो है उससे एक बेटा भी हुआ था, और बेटा वो जो बड़ा भी हुआ था, बड़ा हो गया था लगभग 5-6 साल का। और फिर दूसरी तरफ इधर सब चीज़ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद जो है वह उसको एक और लड़की से प्यार हो जाता है जिसका नाम है मीरा। मीरा से वह शादी कर लेता है, लेकिन वह जो है कमला को मीरा के बारे में बताता नहीं और ना ही मीरा को कमला के बारे में। इस तरह से वह दोहरी ज़िंदगी जीता है। सुबह में एक बीवी के साथ समय बिताता और रात में दूसरी बीवी के साथ समय बिताता। और जब बीवियाँ उसकी पूछती कि तुम रात में कहाँ रहते हो, तो यह बता देता है कि दुकान का सामान वगैरह लाने के लिए रात में ही जाना पड़ता है। और रात वाली बीवी पूछती कि तुम सुबह में कहाँ रहते हो, तो वह बता देता है कि दुकान है सब, जो उसका जो मेडिकल स्टोर था वहाँ रहना पड़ता है, इसलिए मैं सुबह में घर में नहीं रह पाता हूँ, टाइम तुमको नहीं दे पाता हूँ। इस तरह से उसका दोहरी ज़िंदगी चलता रहा, दोनों तरफ वह मज़ा काटते रहा। पहली बीवी से उसको जो है एक लड़का था, दूसरी बीवी भी इसी दौरान प्रेग्नेंट हो जाती है। अब उसके दिलो दिमाग में यह चलने लगता है कि दो बीवियों को झेल रहा है और अब खर्चा भी बढ़ जाएगा, और इन दो बीवियों के चक्कर में वो दुकान पर भी ध्यान नहीं दे पा रहा था, उसका दुकानदारी भी चौपट हो रहा था, तो आय उतना हो नहीं रहा था। तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है कि वह एक बीवी को ख़त्म करेगा। अब उसके दिमाग में उसके पास चैलेंज था कि वह दोनों में से किसको चुने। तो वह जो है मीरा को, दूसरी पत्नी जिससे उसको प्यार हुआ रहता है, उसको चुनता है और कमला का कत्ल करने का प्लान रचता है। और धीरे धीरे वह 2-3 महीना पहले से ही इसका जो है ज़मीन तैयार करने लगता है। वह मीरा को, उसका जब एक बच्चा ख़राब हो जाता है, तब वह उसको पहले एक बच्चा उसका ख़राब हो गया था मीरा का, तो दूसरी बार मीरा जो है प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी, तो वह मीरा को यही बोल रहा था कि हम लोग किसी बच्चे को गोद ले लेंगे। और उसने एक बच्चा का ऐसा देख लिया जिसके माता पिता रोड एक्सीडेंट में गुजर चुके हैं, मैं उसी बच्चा को गोद लेने जा रहा हूँ। तो वह पहले से अपना ज़मीन तैयार कर रहा था ताकि वह कमला का कत्ल करके उसका जो बच्चा है वह मीरा को अपनाया हुआ बच्चा बोल करके, गोद लिया हुआ बच्चा बोल करके दे, जबकि दरअसल वह जो कमला का जो बच्चा था वह उसका अपना ही बच्चा था। तो इस तरह से वह 2-3 महीना से ज़मीन तैयार कर रहा था कमला का कत्ल करने का, और मीरा को जो है रियलिटी दिखाने का कि जो वह प्लान, मतलब उसके दिमाग में जो चल रहा है वह वैसा ही उसके प्लान के अनुसार हो रहा है, और मीरा को ऐसा लगे कि यह सब इत्तेफाक से हो रहा है। उसके बाद वह एक दिन कमला का कत्ल कर देता है। कत्ल करने के बाद जो है उसको अलमारी में बंद कर देता है। दूसरे दिन जब वह अलमारी खोलता है, वापस उस घर में आता, अलमारी खोलता है और फिर उस लाश के 100 के टुकड़े टुकड़े करके 4 पैकेट बनाता है, और रात के अंधेरे में जो है उस पैकेट को ठिकाना लगाता है। फिर जो बाकी 100 बचे रहता है उसी अलमारी में रखता है, और फिर वो बाकी 100 का जो है टुकड़े टुकड़े करके फिर पैकेट बनाता है, और फिर रिक्शा से निकलता है रात में, और फिर जो है उस पैकेट को ठिकाने लगाता है। और बाकी जब वो वापस आता तो सारे घर की सफाई फिनाइल से करता ताकि किसी को कोई शक नहीं हो। और फिर सारे बॉडी का जब ठिकाना लगा दिया तो फिर वह जो कमला का बच्चा था, उस बच्चे को वो अपने एक रिश्तेदार के घर, जिसको कमला जानती थी, उसकी सहेली थी, वहाँ पर वह कभी कभी रखा करती थी जब वह बाजार या फिर कहीं और जाया करती थी। तो वीरेंद्र दत्ता भी अपने उस कमला के बच्चे को भी उसी सहेली के घर रख देता है 2 दिन, और इधर जब 100 का ठिकाने लगा देता है तो उस बच्चे को लेता है और फिर जो है मीरा को जा करके सौंप देता है। बोलता है कि इसी बच्चे को मैंने लेकर के आया, इसके माता पिता गुजर गए हैं, मैंने इसी को गोद लिया है। और जैसा वह चाह रहा था उसी तरह से सारा उसका प्लान चल रहा था। और 27 जनवरी की रात उसने 27 जनवरी 1954 को उसने कत्ल किया था, और कत्ल करने के बाद 28-29 तारीख को उसने 100 घर में ही रखा, और उसके बाद जो इस 2 दिनों में उस 100 के टुकड़े टुकड़े करके ठिकाने लगाते रहा उसका पैकेट बना करके। और इस दौरान वह दुकान गया था, दुकान में बाकायदा सुबह में काम भी किया था, और दुकान में ही जो न्यूज़पेपर, कोलकाता का न्यूज़पेपर उसके दुकान में आता था, उसी न्यूज़पेपर का बंडल उठाता है, घर लेकर के आता और फिर जो उसको लाश ठिकाने में यूज़ करता है। तो इस तरह से पुलिस जब इस कहानी को सुनती है तो वह भी हैरान परेशान हो जाती है कि एक
आम दिखने वाला इंसान, एक फार्मासिस्ट जो वीरेंद्र दत्ता था, वह इस तरह के कत्ल, भयानक जो क्रूरता के साथ जघन्य अपराध जो उसने किया है, उसको सुनने के बाद सुमेंद्र नाथ घोष भी आश्चर्य हो जाते हैं। उसके बाद सुमेंद्र नाथ घोष और पुलिस की सारी टीमें जो है सबूत इकट्ठा करती है, और सारे सबूत, डॉक्टरों का जो गवाह, जो डेड बॉडी के टुकड़ों का जो पोस्टमार्टम किए थे, उन सारे लोगों का जो बयान लेने के बाद जो है मामला कोर्ट में चलता है। और कोर्ट में चलने के बाद सोचिए 1954 में यह कत्ल का वारदात हुआ था। 1954 में इस वारदात को अंजाम दिया था वीरेंद्र दत्ता में, और 1955 में अलीपुर सेशन कोर्ट उसने अपना फैसला सुनाया था और उसको फांसी की सज़ा सुनाई थी वीरेंद्र दत्ता को। 1955 में फिर मामला हाई कोर्ट गया, कोलकाता हाई कोर्ट, उसने भी उसी जो है सज़ा को बरकरार रखती है और वीरेंद्र दत्ता को फांसी की सज़ा। और 1955 में ही लास्ट में सुप्रीम कोर्ट में भी यह मामला पहुंचता है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर कोई भी दया नहीं दिखाते हुए उसका जो फांसी की सज़ा ही बरकरार रखती है। और आपको विश्वास नहीं होगा कि 28 जनवरी 1956 को फांसी अलीपुर सेंट्रल जेल, जो हावड़ा जो कोलकाता का अलीपुर है, उसी सेंट्रल जेल में वीरेंद्र दत्ता को सजाए मौत दे दी जाती है। तो आप सोच सकते हैं 2 साल के अंदर में शायद यह आज़ाद भारत के बाद पहला ऐसा केस होगा जिसमें 2 साल के अंदर में एक शख्स को उसके जुर्म की सज़ा जो है देश की तीनों ही अदालतों ने दिया, और उस पर ना केवल मुहर लगाया बल्कि उसको जो है मृत्युदंड की सज़ा देने के बाद उसके शव को उसके घर वालों को सौंप दिया। तो आज की कहानी यही थी कि जिसमें जब पुलिस, प्रशासन और फिर कानून, इन तीनों ने एक साथ जो है उस कातिल को ढूंढने का कोशिश किया, और उस कातिल को पकड़ने के बाद उसको उसके अंजाम तक पहुंचाने का प्रयास किया, और 2 साल के अंदर ही उसका जो उस गुनाह के हिसाब से जो उसकी सज़ा थी, उस सज़ा को देने का कार्य किया। तो कल हम लोग फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।